All right, guys. So we have met for the definition of private limited companies. तो हम लोग का आज फोकस होगा private limited companies की definition के ऊपर और we'll try and understand why the definition of private company is one of the most important definitions. Once we are done with the definition of private company, we'll be getting into the definition of public company and eventually जब हम पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ रहे होंगे उस डेफिनेशन में एक एक्सप्रेशन आएगा सब्सिडियरी एंड इवेंचुअली वी विल हैव टू सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडरीज. तो फंडामेंटली यार ये सेशन में तीन डेफिनेशन आएगी, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज एंड सब्सिडियरीज. Okay guys, so we have met to understand the definition of private limited companies. हम लोग आज निजी कंपनियों की, प्राइवेट कंपनीज की बात करने वाले हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, चाहे आप फाइनल में चले जाओ चाहे आप प्रैक्टिस में चले जाओ, एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स यू विल बी हैंडलिंग विल बी प्राइवेट कंपनीज. और कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम लोग केटर कर रहे होते हैं प्राइवेट कंपनीज को. तो आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज में होगा और हमारा इंटेंशन ये होगा कि हम ये प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन को स्ट्रेच कर करके जितने भी एरिनास को ये प्राइवेट कंपनीज इफेक्ट कर सकती है उन सारों को हम लोग उनका सारों का टेक केयर करने का हम लोग कोशिश करेंगे. सो नेचुरली हमारी बात हुई है. प्राइवेट कंपनी हैज बीन डिफाइंड इन क्लॉज 68. तो सेक्शन 2 क्लॉज 68 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. तो हमारा पूरा फोकस एरिया जो रहेगा वो 2 क्लॉज 68 पर होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज. तो यार नाउ जैसे हम लोग क्लास में करते हैं बिल्कुल वैसे ही. तो सबसे पहले तो मैं आपको चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ साथ रीड करें. सो ये बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे हम लोग क्लास में कर रहे होते हैं. सो लेट्स जस्ट फोकस. आ जाइए 2 मिनट आप फोकस करिए. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज. सो लेट्स जस्ट रीड इट टुगेदर. ओके, इसको रीड करने का भी एक तरीका होता है. अगर हम लोगों का रीड करते वक्त फोकस गलत एक्सप्रेशंस पे होगा या जिन एक्सप्रेशंस को ज़्यादा पिच करके रीड करना पड़ता है अगर हम नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगी. सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इसको कैसे रीड किया जाएगा. सो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी. So private company means a company having minimum paid up share capital as may be prescribed. तो सबसे पहले तो मैं यार इसी लाइन पे आपको बता दूं कि पहले मिनिमम 1 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता था. अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए कोई भी पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं होता. सो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. सो एज ऑफ नाउ कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल बताया नहीं गया है. And which by its articles. देख यार, एक पब्लिक कंपनी को और प्राइवेट कंपनी को जो डिस्टिंग्विश करने वाला फैक्टर है इन दोनों को, इन दो कंपनीज में से अगर हमें पता लगाना है कि प्राइवेट कौन सी और पब्लिक कौन सी है, फंडामेंटली हमें उसके आर्टिकल्स देखने होते हैं. एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी से और एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी से अलग करने वाली जो चीज़ है वो यही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के 3 क्लॉजेज हैं. ये 3 क्लॉजेज अगर आर्टिकल्स में हैं दैट ओनली मीन्स कि कंपनी प्राइवेट कंपनी है, और अगर ये क्लॉजेज नहीं हैं दैट ओनली मीन्स कि ये कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है. सो सेक्शन 2 क्लॉज 68. देख यार, लोग बोलते हैं सेक्शन याद होगा कि नहीं होगा. भाई एक एक सेक्शन में 2 घंटा 1 घंटा इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है तो बच्चे को खुद ही याद हो जाता है. एक्टिवली कोशिश नहीं भी करोगे तो तुम भूल नहीं पाओगे. ठीक है, याद किया नहीं जाता, हो जाता है. तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन 2 क्लॉज 68. प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स नंबर 1 which by its articles number 1 restricts the right to transfer the shares. तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होगी जो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा कंपनी के शेयर्स के ट्रांसफर का राइट रेस्ट्रिक्ट कर देगी. नाउ दिस expression restrict has been used here. If you very clearly notice, the expression which has been used is restrict. हम लोगों ने कौन से expression को use किया यहाँ पर? Yeah, what has been prescribed in the law? The expression restrict. Now please understand, restriction का मतलब क्या होगा? restriction का मतलब prohibit तो नहीं होगा, है ना? तो अगर हम लोग restriction की बात करें, it does not mean प्रोहिबिट. प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिट का मतलब अलाउड ही नहीं है, कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, मना ही है, हो ही नहीं सकता, बात ही खत्म हो गई. लेकिन रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि सिर्फ सीमाएं लगाई गई है. फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मेरे घर वाले मुझे बोल दें कि
तुझे घर से निकलना अलाउड ही नहीं है, कम से कम दिवाली में तो तुझे घर से निकलना अलाउड ही नहीं है, मना है, तो वो प्रोहिबिशन हो गया। लेकिन अगर उन्होंने ये बोला कि शाम के 7 बजे के बाद तो भी फैमिली के साथ रहे, तो 7 बजे के बाद निकलना मना है, सो दैट इज रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन मतलब सीमा लगा दी गई है, ठीक है, एक रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिया है। वेयर एज प्रोहिबिशन इज एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, हो ही नहीं सकता, बात ही खत्म हो गई। So this expression is very important, since again you will notice that the expression prohibits has been used. Okay, तो यार प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में जो पहला रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, एक प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स में खुद मेंशन करेगी कि ये पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करने पर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब एक प्राइवेट कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो पूरे कंपनी को गवर्न करने वाला चार्टर डॉक्यूमेंट है उसमें लिख सकती है कि प्राइवेट कंपनी के अगर एग्जिस्टिंग मेंबर्स शेयर्स को ट्रांसफर करेंगे तो किस किस को ट्रांसफर कर सकते हैं, किस किस को नहीं कर सकते, हम ये सारी चीज़ों को गवर्न कर सकते हैं। लेट्स टेक द केस ऑफ मिस्त्रीज एंड टाटास। यार मुझे बताओ, अभी कंट्री का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फाइट कौन सा रहा? ऑफ कोर्स मिस्त्री फैमिली और टाटा ग्रुप का जो लड़ाई चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। 24 अक्टूबर 2016 को जब साइरस मिस्त्री जी को चेयरमैनशिप से रिमूव कर दिया गया था, तब से डिस्प्यूट शुरू हुआ। आज देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हाउस किस बात को लेकर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल चले गया लड़ने के लिए? सिर्फ ये क्लॉज को लेके। जब से डिस्प्यूट होना शुरू हुई, टाटाज ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव किया। टाटाज ने सोचा कि जो उनकी हिंदुस्तान में एक होल्डिंग कंपनी है टाटा सन्स, सी फंडामेंटली टाटा सन्स लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी है, इट एक्चुअली कंट्रोल्स ऑल द टाटा कंपनीज इन इंडिया। तो फंडामेंटली हिंदुस्तान में जितनी भी टाटा कंपनीज है वो सबकी होल्डिंग कंपनी कौन है? टाटा सन्स। तो टाटा सन्स एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थी। तो उन्होंने बोला कि जो ये टाटा सन्स है जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी में। सिर्फ इतनी सी बात थी और इस पर साइरस मिस्त्री जी और शामपुर पलूनजी ग्रुप जो साइरस मिस्त्री जी के फैमिली को बिलोंग करता है, दे वेंट टू एनसीएलटी। दे सेड कि नो, एक आप टाटा सन्स लिमिटेड को अगर प्राइवेट कंपनी बनाओगे तो हमारे राइट्स इफेक्ट होंगे। आप बोलोगे सर क्या चल रहा है सर, पहली डेफिनेशन पढ़ा रहे हो, जल्दी जल्दी पढ़ाओ, खत्म करो। अरे कैसे खत्म करें, यही तो पूरा खेल करने वाले आगे। तो हुआ क्या, साइरस मिस्त्री और शामपुर पलूनजी ग्रुप का कहना था कि अगर टाटा सन्स लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी में तब्दील हो जाती है, एक टाटा सन्स लिमिटेड को अगर हम प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो टाटा सन्स लिमिटेड की जो शेयर होल्डिंग है, जो शेयर्स है, उसको ट्रांसफर करने पर रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी। अब ये जो पूरी टाटा सन्स लिमिटेड है, इसमें तकरीबन 18% स्टेक है शामपुर पलूनजी ग्रुप का। उनका कहना था अगर ये टाटा सन्स लिमिटेड प्राइवेट कंपनी में तब्दील हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट शामपुर पलूनजी का जो 18% हिस्सेदारी है टाटा सन्स में, उनको वो हिस्सेदारी, वो शेयर होल्डिंग अगर बेचनी होगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में ही लिखा होता है कि जो शेयर्स होंगे प्राइवेट कंपनी के, वो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? नाउ देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन क्लॉज हियर। एक प्राइवेट कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर चाहें तो आर्टिकल्स को अमेंड करके कुछ भी उसमें प्रोविजन डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो फंडामेंटल पहली बात तो ये कि टाटास की जो लड़ाई चल रही है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि टाटास की जो ये लड़ाई चल रही है, टाटास के साथ जो ये लड़ाई चल रही है, शामपुर पलूनजी ग्रुप सिर्फ इसलिए फाइट कर रहा था कि भाई हम कन्वर्जन के खिलाफ हैं। उन लोगों ने इसीलिए बोला था कि हम कन्वर्जन के खिलाफ हैं, क्योंकि एक बार कंपनी प्राइवेट कंपनी हो गई तो फिर वो प्राइवेट कंपनी की शेयर होल्डिंग जो है, इट इज गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ, इट इज गवर्न्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और द आर्टिकल्स विच आर देयर इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये बहुत बड़ा क्लॉज है क्लास। एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी को
पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स। तो just to let you know that the biggest fight in the country, the biggest corporate battle which is going on is on this particular clause, on the same clause that we are discussing right now. तो ये रेस्ट्रिक्शन कैसे काम करता है, इसका एक और एग्जांपल। आज यार देख यार, अब टाटास तो मेरे क्लाइंट्स नहीं है, फिर मेरे पास कौन से क्लाइंट्स होते हैं, अक्सर स्टार्टअप्स होते हैं जो कंपनी शुरू कर रहे होते हैं ना। व्हेन दे कम टू मी दे यूजुअली आस्क कि राहुल अभी हम लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट तो कर रहे हैं और एक इन्वेस्टर पैसा देने को रेडी भी हो गया है। तो मैं कहता हूँ फिर क्या दिक्कत है, ले लो पैसे, दे दो उनको थोड़ा सा स्टेक। तो जब जब ये हमारे यहाँ हम लोग कंपनीज खोलते हैं, फॉर इंस्टेंस एक मेरा पुणे का क्लाइंट था, उससे जब मेरा डिस्कशन हुआ था तो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, शायद आपके लिए कुछ लर्निंग्स होगी उसमें। तो वो कंपनी में क्या हुआ, उस कंपनी में उसने बोला कि यार 10% स्टेक, मतलब एक प्राइवेट कंपनी खोली जा रही थी, वो प्राइवेट कंपनी में 10% स्टेक होल्डिंग के लिए, 10% शेयर खरीदने के लिए एक इन्वेस्टर तैयार हो गया था। तो मेरे क्लाइंट का ऐसा कहना था कि यार आज मुझे पैसे की जरूरत है, इसीलिए मैं इन्वेस्टर से पैसे लेने को तैयार हूं और उसको कंपनी का 10% हिस्सेदारी देने को तैयार हूं। लेकिन मेरा क्लाइंट ऐसा था कि वो बोल रहा था यार राहुल, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट इन नेक्स्ट 3 years वी आर गोइंग टू बी 5 times जितना पैसा हम लोग लगा रहे हैं कंपनी में, हम विल बी 5 times, सेल्स, रेवेन्यूज, प्रॉफिट सब इंक्रीज होते हुए दिख रहे थे। और उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग था कि दे कुड ऑलमोस्ट अंडरराइट, दे कुड ऑलमोस्ट गारंटी कि उनकी कंपनी रिटर्न्स देने लग जाएगी, 3 साल में काम अच्छा हो जाएगा। तो मेरे क्लाइंट का ऐसा कहना था कि यार इन्वेस्टर को जो मैं अभी कंपनी का 10% हिस्सेदारी दे रहा हूं, तो कुछ ऐसा कर सकता है क्या कि वो इन्वेस्टर जब भी मेरी कंपनी से हिस्सेदारी बेचे तो पहले वो मुझे ही ऑफर करे शेयर्स। मैंने कहा बिल्कुल, ये तो हर स्टार्टअप करता है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप्स जहां पे भी फंड रेजिंग हो रही होती है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप्स में यही तो क्लॉज डलता है। प्रमोटर एक क्लॉज डालता है कि ठीक है, आज मैं इन्वेस्टर्स से स्टेक ले रहा हूं, आज मैं इन्वेस्टर्स से पैसा ले रहा हूं, कल को मेरी कंपनी का ये हिस्सेदारी, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन इन्वेस्टर्स को भी उनके पैसे पर रिटर्न मिलेगा, तो वो इन्वेस्टर्स भी किसी न किसी को तो वो शेयर बेच के जाने वाले हैं, है ना। तो हर स्टार्टअप का प्रमोटर अक्सर एक क्लॉज डालता है कि आप अगर मेरी ही कंपनी की हिस्सेदारी किसी और को बेचेंगे तो पहले आप मुझे ऑफर करेंगे, प्रीएम्पशन राइट बोलते हैं इसको। तो बिल्कुल इसका मतलब ये कि अगर मैं मेरे क्लाइंट के लिए एक स्टार्टअप भी खोलूं तो मैं मेरे क्लाइंट को उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्ट्रक्चर करके दे सकता हूं चीजें, है ना। तो कितने छोटा सा बात है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक छोटा क्लॉज है, रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स। तो एक प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम लोग गवर्न कर सकते हैं कि शेयर्स अगर बेचे जाएंगे, खरीदे जाएंगे तो कौन उसे खरीद सकता है, कैसे बेचे जाएंगे, है ना। पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता। 1700s में जब जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनाई गई थी, जो कॉन्सेप्ट आया था, ये कॉन्सेप्ट आया ही इसलिए था कि जो भी निवेशक है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको जब पैसे की जरूरत पड़े वो शेयर किसी को भी बेच के चला जाए। प्राइवेट कंपनीज आप गवर्न कर सकते हो कि आपकी कंपनीज के शेयर्स को बेचा जाएगा तो उसके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन आपको लगानी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लॉज है। एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफर तो अलाउड होता है लेकिन किस तरह से होगा, किसको हो सकता है, किसको नहीं हो सकता, आप उसको गवर्न कर सकते हो। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लॉज है। आई होप यू गॉट अ फेयर आइडिया ऑफ इट। ओके, सो एक प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में ये क्लॉज मेंशन होगा कि उस प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को किस तरह ट्रांसफर किया जाएगा, किस तरह उसे खरीदा बेचा जाएगा। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, clause number 2 is limits, which by its articles limits the number of its members to 200। तो एक प्राइवेट कंपनी में मैक्स टू मैक्स मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200। यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग। देख यार, जो हिंदुस्तान का पूरा बिजनेस पॉलिसी है उसके लिए जो इलीगल इकोसिस्टम है, ये कंपनीज एक्ट 2013 है। ये कंपनीज एक्ट 2013 की अगर हम बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 बहुत साफ बात है, जो छोटी कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो अभी अभी कंपनी खड़ी हो रही है, एंटरप्रेन्योर्स को हमको इनकरेज करना है
तो हिंदुस्तान की बिजनेस पॉलिसी, हमारा पूरा लीगल इकोसिस्टम, ये स्टार्टअप्स को हमेशा इनकरेज करने के लिए पॉलिसी बनाता है। स्टार्टअप्स को हम हमेशा प्रमोट करने के लिए, स्टार्टअप्स को हम हमेशा इनकरेज करने के लिए पॉलिसी बनाते हैं। वेराज एक बार अगर कंपनी बड़ी हो चुकी है, एक बार अगर कंपनी सिग्निफिकेंट साइज की हो चुकी है, तो ऐसे केस में उसको रेगुलेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको हमें रेगुलेट करना पड़ता है, उसके लिए हमें कड़े नियम लाने पड़ते हैं, उसके लिए हमें टफ पॉलिसीज बनानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर वहां गवर्नेंस का मैटर आ गया, वहां गड़बड़ हो गई, तो बहुत ज्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व है, बहुत सारे निवेशकों का पैसा लगा हुआ है, बहुत सारी बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा लगा हुआ है। तो अगर हम लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की बात करें, लिस्टेड कंपनीज की बात करें, बिकॉज द स्टेक्स आर सो ह्यूज, इट्स अ वाइडली हेल्ड कंपनीज, वहां रेस्ट्रिक्शंस बहुत मजबूत चाहिए। मेरे से एक प्राइवेट कंपनी है, आज यार मैं एक स्टार्टअप खोलता हूँ, मैं एक छोटी कंपनी खोलता हूँ, मैं अब भी जॉब छोड़ा हूँ, अगर मैं जॉब वॉब छोड़ के अपनी एक प्राइवेट कंपनी खोल रहा हूँ, तो यार कंपनीज एक्ट 2013 के प्रिंसिपल्स बोलते हैं, या जो इसको बनाने के पीछे दिमाग लगाया गया, उनका कहना है कि यार द and or the entrepreneurs should not fritter away their time, resources and energy just to comply with the provisions of the act. Their focus should be on the business. तो जब कंपनी स्टार्ट हो रही है, जब प्राइवेट कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो हम उसे थोड़ा सॉफ्ट मैकेनिज्म, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़े से लीनियंट प्रावधान हम लोग देते हैं उनके लिए। सो वी गिव देम सम लीनियंसी, उनके लिए हम थोड़े से लीनियंट प्रावधान रखते हैं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। Are you understanding? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200। उसमें भी यार एक बात बताओ, अब एक प्राइवेट कंपनी, एक स्टार्टअप है यार, स्टार्टअप में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? जब वो आइडिया फेज पे होता है, जब लोग सोचते हैं बिजनेस के बारे में, यार वहां से बिजनेस मॉडल बनना, उस बिजनेस मॉडल का कमर्शियलाइजेशन, फिर पैसा आना शुरू होना, ये प्रोसेस है ना, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना। तो यार मोनेटाइजेशन में समय लग सकता है, टाइम लगता है कोई भी स्टार्टअप को ग्रो करने में। तो होता क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप्स, वो लोग अपने एम्प्लॉयज को ज़्यादा रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते, बिकॉज कैश की क्रंच होगी ही होगी। आपकी रेवेन्यूज हैं ही नहीं, आपकी बिजनेस शुरू ही नहीं हुई है, आपका बिजनेस मॉडल कमर्शियलाइज अब तक आप किए ही नहीं हो। तो स्टार्टअप्स में क्या प्रॉब्लम होती है? कैश क्रंच, देयर इज नो कैश फ्लो। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारी छोटी कंपनियां जब वो शुरू होती है, तो अच्छा टैलेंट अपने पास रिटेन करने के लिए, अच्छा टैलेंट अपने पास रखने के लिए क्या करते हैं वो लोग? पूरे इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड है, किसी के पास कैश फ्लो नहीं होती। शुरू में फ्लिपकार्ट के पास नहीं थी, व्हाट्सएप के पास नहीं थी, कैसे किया उन्होंने? बिना कैश के काम किया ना। आइडिया फेज से बिजनेस मॉडल तक उन लोगों ने भी सस्टेन किया ना। वो लोग क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी देने की कोशिश करते हैं, ताकि बिकॉज दे आर ऑल्सो स्पेंडिंग देयर टाइम इन द कंपनी, दे ऑल्सो डिजर्व लायंस शेयर्स। तो व्हाट हैपेंस इज, एक प्राइवेट कंपनी क्या करती है, बहुत बार अपने एम्प्लॉयज को कंपनी की शेयर्स दे देती है, ताकि जब कंपनी ग्रो करे तो वो एम्प्लॉयज भी उस ग्रोथ की, उस एप्रिसिएशन और उस प्रॉफिटेबिलिटी को शेयर कर सकें, है ना। क्योंकि वो एम्प्लॉयज को जब आपने शुरू में रखा होगा, तो नेचुरली आप बहुत ज़्यादा कैश नहीं ऑफर कर सकते सैलरी में, तो अक्सर सैलरी के बदले शेयर्स दिए जाते हैं, या सैलरी में कैश कंपोनेंट बहुत कम होती है, शेयर वाली कंपोनेंट ज़्यादा होती है। तो जब भी हम हमारे एम्प्लॉयज को शेयर्स देते हैं, उनको हमारा शेयर होल्डर बनाने का इंटेंशन नहीं होता है, हम तो उनके साथ प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में कैश क्रंच होने की वजह से हम उनको उतनी ज़्यादा सैलरीज, उतनी ज़्यादा पेमेंट्स नहीं दे सकते। इसीलिए क्लॉज बनाया गया है। दैट इज द रीजन दिस क्लॉज हैज बीन ड्राफ्टेड, कि जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को, प्राइवेट कंपनी में जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को काउंट करेंगे, जो ये अपर लिमिट दी गई है कि मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही हो सकते हैं, ये 200 मेंबर जो होंगे, इसमें हम करंट एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करेंगे। या हमारे कोई पहले एम्प्लॉयज थे, अभी वो एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन हमने उनको तब शेयर दिए थे जब वो एम्प्लॉय थे, तो अगर वो भी हमारे शेयर होल्डर होंगे, हम उनको एज अ मेंबर काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इंटेंशन उन्हें प्रॉफिट में हिस्सेदारी देने का होता है, ना कि उन्हें मेंबर बनाने का। तो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ ग्रो करे, वो हमारे प्रॉफिट्स में, हमारे जो कंपनी की एप्रिसिएशन है, जो कंपनी की ग्रोथ है, उसमें वो हिस्सेदारी शेयर करे। इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 में क्लियरली लिखा हुआ है कि सिर्फ इस पर्पस के लिए, बाकी सारे पर्पसेस के लिए उनके पास सब कुछ रहेगा, लेकिन जस्ट फॉर दिस क्लॉज
जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 काउंट करेंगे तो हम उन्हें मेंबर काउंट नहीं करेंगे, उन्हें हम शेयर होल्डर नहीं बोलते, सिर्फ इस क्लॉज के लिए। मैक्सिमम नंबर जब हम काउंट करेंगे सिर्फ उस क्लॉज के लिए, बाकी सारे क्लॉजेस के लिए दे आर कंसिडर्ड एज मेंबर। एनीवे, जस्ट टू गिव यू मोर क्लैरिटी, लिसन टू मी वेरी केयरफुली अगेन। अगर प्राइवेट कंपनी वो है जिसके आर्टिकल्स में लिखा होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं 200, और जब हमें 200 काउंट करेंगे उस वक्त हम हमारे करंट एम्प्लॉयज जिनको हमने शेयर दिए हैं उन्हें नहीं काउंट करेंगे। सेकेंडली, जो हमारे पहले एम्प्लॉयज थे और जिनको हमने शेयर्स दिए थे, अगर वो स्टिल अभी भी शेयर होल्ड करते होंगे लेकिन वो हमारे एम्प्लॉयज नहीं होंगे, हम उनको भी इस पर्टिकुलर क्लॉज के लिए मेंबर काउंट नहीं करेंगे। सेकेंडली तो आई होप आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। जस्ट एक और पॉइंट मुझे बताना पड़ेगा कि अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन्स कंपनी के शेयर्स जॉइंटली होल्ड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो लेट मी टेक नेम ऑफ माय फर्स्ट बैच स्टूडेंट। मान लो एक है मिस्टर रंजीत। अब रंजीत एकदम जज्बाती आदमी, ठीक है, पहली बैच का है, तो अभी उसका बर्थडे भी आ रहा है 14 तारीख को, तो मैं सोचा उसी का नाम ले लेता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अभी रंजीत है, मान लो रंजीत उसका बर्थडे चलेगा, सॉरी रौनक का बर्थडे है, अभी वो भी फर्स्ट बैच स्टूडेंट था। तो मान लो रंजीत और उसकी वाइफ दोनों मिला के 100 शेयर्स होल्ड करते हैं, तो मैं रंजीत और उसकी वाइफ को अलग अलग गिनूंगा क्या? हाँ, नहीं, दे विल बी कंसिडर्ड एज वन मेंबर। तो अगर रंजीत और रंजीत की वाइफ दोनों मिलाकर शेयर्स होल्ड करते होंगे तो ऐसे केस में मैं दो नहीं काउंट करूंगा, ऐसे केस में मैं उन दोनों को वन मेंबर काउंट करूंगा इस पर्टिकुलर क्लॉज के लिए। होप दैट हेल्प्स। Thirdly, the third clause which is there is this company by its articles prohibits any invitation to public to subscribe for any securities of the company। एकदम सिंप्लीफाई करके बोल देता हूँ यार, प्रोहिबिशन का इस्तेमाल किया गया है। एक प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को अपने कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए इनविटेशन नहीं भेज सकती। एक प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट कंपनीज की अगर मैं बात करूं, दे आर प्रोहिबिटेड, हो ही नहीं सकता, अलाउड ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई, दे आर नॉट अलाउड, इट्स नॉट अलाउड, हो ही नहीं सकता। एक प्राइवेट कंपनी इज प्रोहिबिटेड, एक प्राइवेट कंपनी कभी भी अपने शेयर्स खरीदने के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। इट इज नॉट अलाउड, इट इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड, बिल्कुल भी प्रतिबंध है इस पर। देख, पब्लिक इशू आता है ना, वो सिर्फ पब्लिक कंपनीज ला सकती हैं। पब्लिक इश्यूज आते हैं, पब्लिक कंपनीज पब्लिक इश्यूज लेकर आती है, कंपनी की लिस्टिंग करवानी पड़ती है, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स लिस्टेड हो जाते हैं, है ना। तो एक प्राइवेट कंपनी जो है वो कभी भी पब्लिक को अपने शेयर्स खरीदने के लिए इनविटेशन नहीं भेज सकती, किसी भी हाल में नहीं। तो जब हम आगे प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें वी विल सी कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, किस तरह से प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनीज शेयर्स इशू करती है, तो वो एक अलग मैकेनिज्म होता है। लेकिन पब्लिक को आप लोग शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड, नॉट परमिसिबल। सो फॉर अ ब्रीफ मोमेंट लेट अस चेक आउट कि जो हमने बातें बोली वो आपको समझी कि नहीं। सो थोड़ा एनालिटिकल व्यू इसका देख लेते हैं। सो जस्ट टेक आउट सम एनालिटिकल व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन दैट वी जस्ट सॉ। सो नंबर 1, क्या कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल वाला क्या कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल वाले क्लॉज में कोई मिनिमम कैपिटल बोला गया है? नो। सो क्या कोई मिनिमम कैपिटल की क्लॉज है? नहीं। सेकंड, मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम हो सकते हैं 200। और जब हम ये 200 को काउंट करेंगे तो क्या हम लोग कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जिनको शेयर दिए गए उनको काउंट करेंगे? ना। क्या जो हमारे पहले एम्प्लॉयज थे, अब एम्प्लॉय नहीं रहे लेकिन फिर भी शेयर होल्डर बने हुए हैं, क्या हम उनको ये मैक्सिमम 200 वाले क्लॉज के लिए काउंट करेंगे कि नहीं? थर्डली, क्या हम लोग पब्लिक को
इनवाइट कर सकते हैं हमारे कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी को खरीदने के लिए। शेयर्स नहीं बोला गया है, सिक्योरिटीज बोला गया है। सिक्योरिटीज एक ब्रॉड टर्म है, शेयर तो नैरो वर्ड हो जाता है ना। सिक्योरिटीज इंक्लूड डिबेंचर, डिपॉजिट, डीवीआर, जीडीआर, एफसीसी भी दुनिया भर की सिक्योरिटीज होती है। तो हमने बोला किसी भी प्रकार की सिक्योरिटीज खरीदने के लिए प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। हल्का हल्का। आ जाओ एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए थोड़ा सा नोट्स बनाते हैं। आ जाओ, नोट्स में हम लोग क्रूशल बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे ताकि आप लोग को समझ में आए कि नोट्स की कैसे ड्राफ्टिंग होगी। ओके, ओके, सो लेट्स चेक आउट द डेफिनेशन। थोड़ा एनालिसिस करते हैं बेसिकली डेफिनेशन का, और इस तरह से इसको लिख देते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं उसको पकड़ लें, डेफिनेशन हमारे पकड़ में आ जाए और याद भी रखनी है हमें डेफिनेशन, ठीक है। सो अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो व्हाट इज द डेफिनेशन, लेट्स जस्ट राइट डाउन। सो अ प्राइवेट कंपनी means a company a private company means a company which has minimum paid up capital as may be prescribed। आप सोच रहे होगे कि क्या है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अभी चक्कर ये है कि एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड हैज बीन मेंशन्ड मोर देन 300 टाइम्स इन द कंपनीज एक्ट 2013। तो चक्कर क्या है ना कि कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव पावर्स, तो कानून बनाने के पावर्स तो सरकार, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट का असेंट वहां आता है ना। तो रूल मेकिंग पावर जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के पास भी होता है। तो एज मे बी प्रिस्क्राइब के बाद अगर रूल्स बनाने होंगे इस पर, तो एग्जीक्यूटिव जो है वो रूल्स बना सकता है। तो रूल्स बनाए जा सकते हैं जिसमें हम लोग ये लिमिट्स, कोई लिमिट्स वगैरह चाहे तो प्रिस्क्राइब की जा सकती है। एज ऑफ नाउ कोई भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट नहीं है, एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। तो ये हम लोगों ने डेफिनेशन में देख लिया था। एंड which by its articles number one restricts the transfer of shares। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट एक प्राइवेट कंपनी के जो भी शेयर्स हैं उनकी ट्रांसफरेबिलिटी रेस्ट्रिक्ट की गई है, एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। सेकेंडली, लिमिट्स द मैक्सिमम नंबर of members to 200। तो मैक्सिमम 200 ही मेंबर्स हो सकते हैं। और ये जो सेकंड क्लॉज था, ये सेकंड क्लॉज के लिए दो सब क्लॉजेस भी थे। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट। तो ऐसे केस में हम लोग सबसे पहले तो जॉइंट होल्डर्स को considered as one only for the purpose of this clause। तो जॉइंट मेंबर्स, जॉइंटली अगर कोई शेयर होल्ड करता होगा तो इस पर्टिकुलर क्लॉज के लिए हम सिंगल मेंबर ही काउंट करेंगे। सेकेंडली, हमारे कोई भी पास्ट एम्प्लॉइज और प्रेजेंट एम्प्लॉइज जो कंपनी के शेयर्स होल्ड करते होंगे, for this particular clause, clause 2, they are not counted for the purpose of this clause। देख यार, फंडामेंटली ये देसी नोट्स है ना, ये हमारे खुद के पढ़ने के लिए, इसीलिए थोड़ा देसी रखा हूँ। एक्चुअल एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नोट्स में दिखी ना,
ये थोड़ा सा देसी वर्जन है ताकि हम लोग को एग्जाम में पढ़ते वक्त टाइम कम लगे. देन thirdly prohibits sorry, let me just write it again. काफ़ी क्रूशल बात थी, इसीलिए मैंने उसको मार्क किया वापस से. सो आई होप यू गॉट अ फेयर आइडिया अबाउट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी. तो ये प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन आई होप आपको थोड़ी थोड़ी समझी होगी. लेट्स जस्ट मार्क फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर, ताकि आप लोग इसमें अगर समय ज़्यादा गया भी तो आई डोंट थिंक एनीबडी शुड माइंड. सो मीन्स अ कंपनी विच हैज़ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो कि एट दिस मोमेंट ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है. Further, which by its articles number one restricts the transfer of shares, limits the maximum number of members to 200, and thirdly prohibits any invitation to public for subscribing for its security. तो किसी भी प्रकार की सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए भी ऑफर नहीं दिया जा सकता. सो आई होप द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी इज वेरी 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 क्लियर. क्लास प्लीज़ अंडरस्टैंड, एक प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की सबसे बड़ी डिफरेंस जो है वो डिफरेंस और कहीं नहीं बल्कि हम लोग एमओए हम लोग दोनों कंपनीज के आर्टिकल से ही समझ सकते हैं. अगर किसी प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये 3 क्लॉज दिख जाए, या किसी भी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 क्लॉज दिख जाए, प्राइवेट कंपनी है ना. जिस कंपनी के आर्टिकल्स में ना दिखें वो पब्लिक कंपनी है. बट there's a reason I'm not showing you any articles of association right now. पब्लिक कंपनी की भी डेफिनेशन आ जाएगी तो हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, क्योंकि डीम पब्लिक कंपनी का भी एक कॉन्सेप्ट आएगा. सो दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग. बट एट दिस मोमेंट आई बिलीव कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बहुत बार क्लियर है. लास्ट बार एक बार वापस से बोलते हैं. प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68 डिफाइंस प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच has minimum paid up share capital as may be prescribed. At the moment, no paid up capital has been prescribed. Further, which by its articles, number 1, restricts the transferability of shares, limits the number of members to 200. और इस क्लॉज के लिए 2 और कंडीशन थी कि जॉइंट होल्डर्स को 1 माना जाएगा, और हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉइज या पास्ट एम्प्लॉइज जो अभी भी शेयर होल्ड करते होंगे उनको इस पर्टिकुलर क्लॉज के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 गिनने के लिए उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे. thirdly, it prohibits any invitation to the public for subscribing any of its security. तो किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी बेचने के लिए हम लोग पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते. सो आई बिलीव दिस डेफिनेशन इज वेरी 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 क्लियर. तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग एक बार बिफोर वी रैप अप फाइनली एक बार जल्दी से हम लोग ये डेफिनेशन को देख लेते हैं. किसी को भी इस पे विपत्ति नहीं होनी चाहिए कि जितने बार हम लोग मल्टीपल बार कर रहे हैं. कोई बच्चे बोलते भी हैं कि सर रिपीटेटिव हो रहा है, सर 2-2 3-3 बार क्यों बता रहे हो. भाई इसलिए बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट टाइमर बच्चा होता है वो 2-2 3-3 बार सुनेगा तब उसके दिमाग में जाता है. जो 50 बार पढ़ के बैठा हुआ है वो इसको देख रहा होगा तो हो सकता है उससे लगे कि रिपीटेटिव हो रहा है. जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको तो मुझे पूरा बताना पड़ेगा, राइट. तो प्लीज आप वीडियो है दैट डज नॉट मीन कि हम एक चीज को रिपीट नहीं करेंगे. लॉ तो ऐसा ही है, द मोर यू नो व्हाट यू डोंट नो. जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आपको रियलाइज होगा अरे ये भी बात आ गई है, वो भी बात आ गई. 4 अटेम्प्ट लगा के 4 बार पढ़ने से अच्छा 1 अटेम्प्ट में 4 बार लगा लो, है ना. एनीवे, सो दिस इज द डेफिनेशन गाइज. आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर. एक बार आप देख सकते हैं, आप रीड करना चाहे तो रीड कर सकते हैं. फिर से रीड करते हैं. प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड एंड व्हिच बाय इट्स आर्टिकल्स नंबर 1 restrict the right to transfer its shares, limit the number of members to 200, and further prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities. So the next definition will be the definition of public companies and the definition of subsidiaries. Thank you.